Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to GS Economy through MCQs. So today is the final day of our series in which we'll cover each and every topic of economy through 50 MCQs, right? तो आज final day है उसका day 8 और आज के फाइनल डे में हम मिसलेनियस टॉपिक्स करेंगे। मिसलेनियस जितना भी हम कर चुके हैं उसमें से कुछ और एमसीक्यूज जो भी 7 डेज में हमने कवर करा है उसमें से कुछ एमसीक्यूज सारे सिलेबस में से सारे एमसीक्यूज आज हम कवर करेंगे। तो आज के जो लेक्चर होगा वो टॉपिक स्पेसिफिक नहीं होगा। ऑलराइट, क्लियर? चलो फिर अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे सीधा। ओके, select the correct statements about the hybrid annuity model which the government has launched recently to promote the road projects in the country. Use the codes given below. It is an improvement over the existing engineering procurement construction model. Okay. Investment participation in this model is between Government of India and the private firm in the ratio of 40-60. Okay. Toll is to be collected by the government while the private participator gets a fixed amount of annuity for a defined period of time. All right. Risks related to clearance, compensation, commercial, traffic are to be borne by the government. Now, which of the following statements इन सारों में से करेक्ट है? हाइब्रिड एन्युटी मॉडल का एमसीक्यू हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, तो ये वाला आपके लिए इजी होगा, तो इसका मैं सीधा आंसर बता देता हूं। ये बिल्कुल सही है पहली स्टेटमेंट, क्योंकि ये ईपीसी और बीओटी मॉडल का एक इंप्रूवमेंट है, हाइब्रिड मॉडल है। ऑलराइट, इन्वेस्टमेंट इसमें 40-60 रेशियो में होती है, 40% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, 60% प्राइवेट पार्टी लेके आएगी। बिल्कुल सही है। टोल इज टू बी कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है, और टोल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी और एक प्राइवेट पार्टी को फिक्स्ड एनुअल कुछ पेमेंट होगी, तभी तो ट्रैफिक रिस्क कवर होगा। ट्रैफिक रिस्क क्या होता था कि किसी प्राइवेट पार्टी ने रोड बना दी, उस पर जो टोल कलेक्शन है वो बहुत कम हो रही है, तो एक तरह का रिस्क है कि रोड ऐसी जगह बना दी जहां ट्रैफिक ही ज्यादा नहीं है, तो टोल कलेक्शन हो नहीं पाएगी। तो इसमें टोल कलेक्शन गवर्नमेंट ने ले लिया, ट्रैफिक रिस्क गवर्नमेंट ने ले लिया, फिक्स पेमेंट होगी प्राइवेट पार्टी को। बिल्कुल सही है। रिस्क रिलेटेड टू क्लियरेंस, कॉम्पनसेशन, कमर्शियल, ट्रैफिक आर टू बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है। सो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? 1 2 3 4 डी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2. The term haircut was much in the news recently. Select the correct one about it using the code given below. Now haircut term बहुत ज्यादा यूज हो रहा था, तो उससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, कौन सी सही है? It is used to show a fall in the asset prices. Okay. Used in share market when companies offer shares to its employees at lower than the prevailing market price of the share. Now select the correct option using the codes below. नाउ एक्सप्लेनेशन है, हेयर कट जो टर्म है ना वो बैंक्स के लिए यूज होता है। ठीक है, बैंक्स ने बहुत सारे लोन्स दिए हुए हैं और अब वो लोन्स होते जा रहे हैं एनपीए, तो बैंक्स को बोला जा रहा है कि अपने एनपीए कम करने के लिए ना वो नेगोशिएशंस करें कस्टमर्स के साथ जिनको उन्होंने लोन दिए हुए हैं, और जितने का लोन है उसमें से कुछ अमाउंट माफ कर दें। राइट, सो फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपीज का लोन दिया हुआ है और वो 100 के 100 रुपीज वापस नहीं आ रहे, तो बैंक्स क्या करते हैं कि 20 या 30 रुपए माफ कर देंगे और देखेंगे कि अब 70 रुपीज क्या ये इंसान दे पाएगा, अब इसके लिए वायबल हो गया तो ठीक है, बैंक के लिए कम से कम अगर 0 से बेटर तो 70 है। राइट, तो इसीलिए इसे हम हेयर कट कहते हैं, जब वो अपने एसेट्स, ये जो लोन है ये बैंक का एसेट है, इसका प्राइस कम कर देते हैं, यानी कि कुछ अमाउंट माफ कर देते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हेयर का टर्म बैंकिंग के लिए यूज किया जाता है, शेयर मार्केट के लिए नहीं। ऑलराइट, सो करेक्ट आंसर इधर होगा ओनली 1। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टेलर रूल. टेलर रूल ये नया एमसीक्यू है, ये हमने कवर नहीं किया होगा, पर इस एमसीक्यू को मैंने डाला ही इसलिए है ताकि अब इसके बारे में भी आपको नॉलेज हो जाए। राइट, नाउ a rule that suggests appropriate adjustment to interest rates based on various economic factors such as inflation and employment rate. Okay. The rule indicated that if inflation or employment rates are higher than desired, interest rates should be increased in response to these conditions and the opposite action should be taken under the opposite conditions. Now, इनमें से कौन सी statement correct है? मैं explanation पे आता हूं। टेलर रूल पता क्या है? टेलर रूल बनाया है बैंक्स के लिए कि बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स, लोन के रेट्स कैसे डिसाइड करें ना। जैसे कि हमने रियल इंटरेस्ट रेट का टॉपिक करा हुआ है, रिमेंबर रियल इंटरेस्ट रेट, उसमें जितने ज्यादा इन्फ्लेशन रेट होता है उतना ही क्रेडिटर को नुकसान होता है, यानी कि जितना हाई इन्फ्लेशन रेट होगा बैंक्स को उतना ही नुकसान होगा।
तो अपने नुकसान को कवर करने के लिए बैंक्स को क्या कर देना चाहिए, जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा देना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा चल रही है तो बैंक्स अपने लोन के रेट्स भी बढ़ा दें, इससे बैंक्स को फायदा ही होगा। तो ये टेलर रूल है। तो टेलर रूल एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट रेट बताता है, बिल्कुल सही है। और ये क्या बताता है कि इन्फ्लेशन अगर हाई है या इंप्लॉयमेंट रेट्स आर हायर, इंप्लॉयमेंट रेट्स भी हाई है, इन्फ्लेशन भी हाई है, अगर ऐसा है तो आप अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दो, अगर कम है तो कम कर दो। तो ये भी सही है। सो इसका आंसर होगा सी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4, बैड बैंक was recently in the news. Select the statements correct about it using the codes given below. बैड बैंक के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनमें से बताना है कौन सी सही है। It is a bank which buys the bad loans of banks. Okay. Government of India is presently considering to set up such a bank. Okay. It will help India come out of the twin balance sheet problem. Okay. तो इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? आप आंसर करना है तो पॉज करके आप टाइम ले सकते हो, मैं एक्सप्लेनेशन पे जा रहा हूं। एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं। नाउ बैड बैंक क्या है? गवर्नमेंट सोच रही है कि एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन सबके एनपीएस बैंक से खरीद ले। उससे क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल पीएनबी के या आईसीआईसीआई के ऐसे पीएनबी या एसबीआई के एनपीएस हैं, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने उनसे वो एनपीएस खरीद लिए, राइट? अब बैंक्स की बैलेंस शीट क्लियर होगी, एनपीए खत्म हो गए, उनको जो पैसा रिकवर हो सकता था हो गया। अब ये जो एनपीएस हैं इन्हें ये बैंक रिजॉल्व करेगा, इसका काम ही ये है कि एनपीएस को रिजॉल्व करता है, राइट? सो इट इज अ बैंक व्हिच बाइज द बैड लोन्स ऑफ द बैंक्स। बिल्कुल सही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है कि सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एनपीएस क्लियर करने के लिए एक बड़ा बैड बैंक बनाया जाए। बिल्कुल सही है। ये इंडिया की ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। बिल्कुल पॉसिबल है। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है? जब कॉर्पोरेट्स जिन्होंने लोन्स लिए हुए हैं उनकी बैलेंस शीट भी चैलेंज्ड है, और जो बैंक्स हैं बिकॉज उनके एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं उनकी बैलेंस शीट भी चैलेंज्ड है। तो ये उस चीज को सॉल्व कर सकता है। बिल्कुल सही। सो द आंसर इज डी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। हमने करा हुआ है ये। ओके, effective revenue deficit is a Western idea of public finance management which India used it for the first time in Union Budget 2011-12. It is a modified kind of revenue deficit which excludes that part of revenue deficit which assets have been created. Now इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? क्लियर? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में देखते हैं। नाउ रेवेन्यू डेफिसिट आप जानते हो क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, अगर गवर्नमेंट बजट की बात करें। नाउ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है कि ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसमें से कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गया है कैपिटल एसेट्स बनाने के लिए, राइट? अब वो कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? देखो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को ग्रांट्स देती हैं, कुछ ग्रांट दे देती है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स को ग्रांट्स मिल चुकी हैं, क्या पता वो स्टेट गवर्नमेंट्स उन ग्रांट से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगा दे, कैपिटल एसेट्स क्रिएट करने में लगा दे, राइट? मेक सेंस? तो जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है उसमें से कुछ परसेंटेज कैपिटल एसेट्स बने हैं बिकॉज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, ग्रांट्स टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इन कैपिटल एसेट्स को आप माइनस कर दो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से ये हटा दो, फिर देखो क्या आता है डेफिसिट, उसे हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है, सेकेंड स्टेटमेंट। और पहली स्टेटमेंट भी सही है, ये एक वेस्टर्न आइडिया है जो इंडिया ने 2011-12 के बजट स्पीच में दिया था। ऑलराइट, तो इसीलिए द आंसर इज सी।